नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे श्रवण कुमार द्वारा लिखी कहानी बेघर। कहानी बहुत ही इमोशनल है, हृदय को छू जाने वाली है। आइए सुनते हैं कहानी। अमरनाथ ने अपने हाथ में पकड़े पत्र को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहा। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें अपने आप टपक कर पत्र पर फैल गईं। पत्र में भेजे संदेश ने अमरनाथ को उनके भोगे हुए दिनों के बहुत पीछे तक ऐसा धकेल कर रख दिया था कि उन्हें लगा जैसे पत्र में लिखे हुए सारे के सारे अक्षर उनके जिस्म के चप्पे चप्पे से चिपक गए हों। अमरनाथ के लिए सबसे अधिक तकलीफ देह जो बात थी वह यह कि पत्र लिखने वाली ने अपने जीवन में पत्र लिखा था, लेकिन उसको डाक में डालने का आदेश नर्सिंग होम के निदेशिका को अपने मरने के बाद ही का दिया था। जब तक यह पत्र अमरनाथ को मिला, इसे लिखने वाली इस संसार को अंतिम नमस्कार करके चली जा चुकी थी। खुद को किसी प्रकार संभालते हुए अमरनाथ ने एक बार फिर से पत्र को पढ़ा। पत्र के शुरू में उनका नाम लिखा था, एमर। स्टेसी अमरनाथ को अमर के जगह एमर नाम से ही संबोधित किया करती थी ना। एमर, मैं जानती हूँ कि मेरा यह अंतिम पत्र न केवल तुम्हारे लिए मेरा अंतिम नमस्कार होगा, बल्कि शायद तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे जाए। जब चलते चलते थक गई और दूर कब्रिस्तान की तन्हाइयों में सोए लोगों की तरफ से मुझको बुलाने की मुझे आवाजें सुनाई देने लगी, तो सोचा कि चलने से पहले तुमसे भी एक बार मिल ही लूं, आमने सामने न सही, पत्र के द्वारा ही। तुम्हारे भारत लौट जाने के बाद मैं कितनी अधिक अकेली हो चुकी थी, यह शायद तुम नहीं समझ सकोगे। तुम क्या गए कि जैसे मेरा घर, मेरा बगीचा और घर की सारी वस्तुएं तक वीरान हो गई। ऐसा भी नहीं था कि मैं जैसे तुम्हारे वियोग में बैरागन हो गई थी अथवा तुमको प्यार करती थी। हाँ, तुम्हारी कमी अवश्य मुझको परेशान कर देती थी, वह भी शायद इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ अपने जीवन के 1-2 नहीं, पूरे 8 वर्ष एक ही छत के नीचे गुजारे थे। जीवन के इतने ढेर सारे दिन हम दोनों ने किस रिश्ते से एक साथ जिए थे, मैं आज तक इस रिश्ते को कोई भी नाम न दे सकी हूँ। अक्सर सोचा करती थी कि हमारा आपस में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था, एक ही देश में जन्म लेने का भी कोई नाता नहीं था, मन और भावनाओं से भी प्रेमी युगल की अनुभूति जैसा भी कोई रिश्ता हम नहीं बना सके थे। मैं कहाँ और तुम कहाँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के काम आए। आपस में एक साथ बैठकर हमने अपना अपना दुख बांटा, एक दूसरे को जाना, समझा और परस्पर सहायता की। शायद इतना सब कुछ ही काफी होगा अपने परस्पर बनाए हुए उन बेनाम संबंधों के लिए, जिसके स्नेह बंधन की डोर का एक सिरा तुम भी थामे रहे और एक मैं पकड़े रही। दुनिया का रिवाज है कि किसी एक को एक दिन डोर का एक सिरा छोड़ना ही पड़ता है। तुम अपनत्व की इस डोर का एक छोर पकड़े अपने वतन चले गए और मैं अपना सिरा थामे यहाँ बैठी रही। पर अब मैं इस स्नेह बंधन की डोर का मेरी तरफ का छोर भी छोड़कर जा रही हूँ, इस विश्वास के साथ कि इंसान के स्नेह बंधन का सच्चा नाता तो उस डोर से जुड़ता जो विश्वास, अपनत्व और निस्वार्थ इंसानियत के धागों से बुनी गई होती है। कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों का जीवन एक सा लगता है, आप बीती भी एक जैसी ही है। हम दोनों के अपने खून के वे रिश्ते जो अपने कहलाते थे, वे भी अपने ना बन सके, और जिसे हम दोनों जानते भी ना थे, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, उसी के साथ अपनी खोई और बिखरी हुई खुशियां बटोर कर हमने अपना जीवन सहज कर लिया था। पत्र पढ़ते पढ़ते अमरनाथ की आंखें भर आईं। जीवन से थके शरीर की बूढ़ी और उदास आंखों को अमरनाथ ने अपने हाथों से साफ किया और फिर सोचने लगे अपने जीवन के उस पिछले सफर के बारे में, जिसमें वह कभी हालात के मारे हुए एक दिन स्टेसी के साथ साथ कुछ कदम चले थे। अमरनाथ उस दिन कितने खुश थे जब उनका सबसे बड़ा लड़का नीतेश अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। नीतेश ने इंजीनियरिंग करी थी, सो उसको केवल थोड़ी सी अतिरिक्त पढ़ाई अमेरिका में और करनी पड़ी थी, और एक दिन अमेरिका की मशहूर कोक कंपनी में इंजीनियर का पद पाकर वहां हमेशा रहने के लिए उसने अपना स्थान पक्का कर लिया। 2 साल के बाद नीतेश भारत से शादी करके अपनी पत्नी नीता को भी साथ ले गया।
नितेश के अमेरिका में व्यवस्थित होते होते उसके दोनों छोटे भाई रितेश और मितेश भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी भारत में आकर शादी की और अमेरिका में फिर अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए। अब अमरनाथ के पास केवल उनकी एक लड़की रिनी ही बची थी। एक दिन उसका भी विवाह कर दिया उन्होंने और वह भी अपने पति के साथ पति के घर चली गई। इस तरह घर में बच गए केवल दो ही प्राणी, अमरनाथ और उनकी पत्नी। वह किसी प्रकार जीवन की इस नाव की पतवार को संभाले हुए थे, जैसे तैसे चला रहे थे। आराम और सहारे की तलाश करता अमरनाथ का बूढ़ा शरीर जब और भी अधिक थकने लगा, तो उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि लड़कों को विदेश भेजकर कहीं उन्होंने कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी है। एक दिन उनकी पत्नी रात को सोने गई और फिर कभी नहीं जाग सकी। सोते हुए ही दिल का दौरा पड़ने से वह सदा के लिए चल बसी थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद अमरनाथ अब नितांत अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से असहाय भी हो चुके थे। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन अमरनाथ ने बच्चों को वापस भारत आने का आग्रह किया। तब आग्रह पर उनके लड़कों ने उन्हें जो जवाब दिया उसमें विदेशी रहन सहन और पाश्चात्य रीति रिवाजों की बू थी। जिस देश और समाज के वे तीनों अब बाशिंदे बन चुके थे उसमें विवेक कम, झूठी प्रशंसा के तर्क अधिक थे। बच्चों की दलीलों को सुनकर अमरनाथ ने अपने किसी भी लड़के से दोबारा वापस भारत आने के लिए न तो कोई आग्रह किया और न ही कोई जिद की। अपने बच्चों की दलीलें और बातें सुनकर अमरनाथ ने चुप्पी साध लेना ही उचित समझा था। वह चुप हो गए थे और अपने तीनों लड़कों से बात करना ही अब उन्होंने एक तरह से बंद कर दी। ऐसे में लड़कों का कोई पत्र आता तो वह उत्तर ही नहीं देते, फोन आता तो या तो उठाते ही नहीं, और यदि कभी भूले भटके उठा भी लिया तो व्यस्त हूँ, बाद में फोन करूंगा कहकर वह बात ही नहीं करते थे। अंत में उनके लड़कों को जब एहसास हो गया कि पिताजी उनके रवैये से नाराज है, तो उनकी कभी कभार आने वाली टेलीफोन की घंटियां भी सुनाई देनी बंद हो गई। यह सिलसिला बंद हुआ तो अमरनाथ की जिंदगी के कटु अनुभव के गुब्बारों में स्वार्थी संतान की यादों और स्मृतियों की कसक अपने आप ही धूमिल पड़ने लगी। उन्होंने हालात से समझौता करके स्वयं को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया। एक दिन अचानक ही उनका सबसे छोटा लड़का मितेश बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आया, तो वर्षों बाद संतान का मुख देखते ही अमरनाथ का सारा गुस्सा पलक झपकते ही हवा हो गया। उन्होंने सारे गिले शिकवे भूलकर मितेश को अपने सीने से लगा लिया। फिर जब मितेश ने अपना भारत आने का कारण बताते हुए यह कहा कि वह उनको अमेरिका ले जाने के लिए भारत आया है, उन्हें बाकी जीवन के दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने चाहिए, तो अमरनाथ ने अपने स्वाभिमान और जिद के सारे हथियार डाल दिए और एक दिन मितेश की सलाह पर उन्होंने अपनी कपड़े की दुकान और पुश्तैनी मकान बेच दिया। इससे जो पैसा मिला बैंक में जमा कर दिया। इस तरह अमरनाथ एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने पहुंच गए जिसका बखान उन्होंने अब तक किताबों और टेलीविजन में देखा और पढ़ा था। अमरनाथ को अमेरिका में अपने लड़के के घर में रहते हुए 1 वर्ष होने को आया था और इस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। वह व्यक्ति जिसने कभी भारत में रहते हुए एक गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया था, अब वह अपनों के आदेश पर खाना बनाने लगे थे, उन्हें पानी पिलाने पर भी विवश थे। जिसने अपने घर में रहते हुए कभी अपना एक रूमाल तक नहीं धोया था, वह अमेरिका में आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे घर के कपड़े धोया करते। इसके अलावा मितेश के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें खाना पानी देना, उनके स्कूल जाने के समय उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस आने के समय उन्हें घर लाने के लिए जाना अब अमरनाथ के लिए हर एक दिन की साधारण सी बात हो चुकी थी। इस बीच जरूरत से अधिक काम करने तथा बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार पड़ने से वे एक दिन बीमार हो ही गए। साधारण दवाओं से जब ठीक ना हुए तो मजबूर होकर उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में कुछ दिनों तक रखना भी पड़ा। इससे एक अतिरिक्त आर्थिक भार और अपना अतिरिक्त समय भी देने की परेशानी मितेश व उसकी पत्नी के ऊपर आ गई। अमरनाथ का कोई अलग से चिकित्सा बीमा तो था नहीं,
इसलिए उनकी आर्थिक सहायता के लिए जब मितेश ने अमेरिकी सरकार के सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की, तो वहां से भी यह कहकर मना कर दिया गया कि यह सुविधा अब केवल उन प्रवासियों को ही उपलब्ध है जिन्होंने अमेरिका में अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ बाकायदा लगभग 3 वर्ष तक काम किया होगा। यह पता चलने के बाद मितेश और उसकी पत्नी दोनों के ही सोचे हुए मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि अमरनाथ को अपने पास बुलाकर रखने पर 2 प्रकार की सुविधाएं उन्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। एक तो बच्चों को देखने के लिए निःशुल्क बेबी सीटर का प्रबंध हो जाएगा, जिससे लगभग $400 उनके हर सप्ताह के बचेंगे। दूसरे, अमरनाथ को सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रति माह कम से कम $500 की राशि सोशल सिक्योरिटी की आर्थिक सहायता भी मिलती रहेगी। इस बात का पिता को तो कुछ पता चलेगा ही नहीं। सो एक पंथ दो काज वाली कहावत भी ठीक काम करती रहेगी। अमरनाथ के लिए मितेश जब सोशल सिक्योरिटी का लाभ न ले सका और साथ ही उनके बीमार हो जाने पर उनकी चिकित्सा का एक अतिरिक्त खर्च भी उस पर आ पड़ा, तो उसकी पत्नी के बदले स्वभाव को अमरनाथ की बूढ़ी अनुभवी आंखों ने पहचानने में देर न लगाई। वह समझ गए कि अब उनका अपने बेटे और बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। इसके साथ ही अमरनाथ को यह समझते भी देर नहीं लगी कि मितेश का अचानक से भारत आना और उनको अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र उसका उनके प्रति प्रेम और अपनत्व का एक झूठा लगाव ही था। सच तो यह था कि मितेश और उसकी पत्नी को केवल अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए उनकी जरूरत थी, और अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे व बहू के लिए बोझ बन चुका है। एक दिन अमरनाथ ने मितेश से कहा, मेरा यहाँ रहने से तो कोई मतलब नहीं है, अब बेहतर होगा कि मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दे बेटा। यह सुनते ही मितेश का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्ला पड़ा, क्या समझ रखा है आपने हमें? कुबेर का खजाना तो नहीं मिल गया है कि जिसे जब चाहे जितना खर्च कर लो। पूरे $1500 से कम का हवाई जहाज का टिकट आएगा नहीं। कहाँ से आएगा इतना पैसा? हम अपने को बेच तो नहीं देंगे। यहाँ घर में आराम के साथ चुपचाप पड़े पड़े रोटियां तोड़ने में भी कोई तकलीफ होने लगी है क्या? तो फिर बेटा मुझे नीतेश या रितेश के पास ही भेज दे, कम से कम आबो हवा तो बदलेगी। अमरनाथ ने साहस करके जैसे तैसे आगे कहा, तो मितेश पहले से भी अधिक झंझलाता हुआ उनसे बोला था, मैंने उन दोनों को पहले ही फोन किया था। उन दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि मैं ही आपको लाया था, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूं और भुगतूं। मितेश के मुंह से यह अनहोनी सुनकर अमरनाथ को लगा कि उन्हें किसी ने चाटा ही मार दिया है। वे अपना माथा एक बार फिर से पकड़कर बैठ गए। वह समझ गए कि किसी से भी कुछ कहना और सुनना बेकार है। वह उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश और अपनों का साथ छोड़ा था। एक आह भरकर उन्होंने अपने को दोबारा पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ दिया। एक दिन बहू अमरनाथ को बड़े ही भोलेपन से अपने साथ स्टोर घुमाने को यह कहकर ले गई कि उनका मन बहल जाएगा। वैसे भी घर में हमेशा बैठे रहने से इंसान का मन खराब होने लगता है। स्टोर में खरीदारी होते आई उस समय बहू ने उनसे यह कहकर बाहर का रास्ता न दिया कि वह अपना मोबाइल घर पर भूल आई है और उसको मितेश को फोन करके यह बताना है कि बच्चों को स्कूल से लाना है। इतना कहकर वह तो स्टोर से बाहर निकल गई, और जो गई तो फिर कभी भी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे अमरनाथ अकेले स्टोर का एक एक कोना घूम घूम कर थक गए। फिर जब उनसे कुछ भी न बन सका तो थक हार कर स्टोर के बाहरी दरवाजे के पास पड़ी एक बेंच पर आकर बैठ गए और अपनी बहू के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते भूखे प्यासे उनको शाम हो गई। अंग्रेजी आती नहीं थी कि वह अपना दुख किसी को बताते, और जो एक दो भारतीय वहां दिख जाते तो वे केवल उनके और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। उनकी जेब में अब मात्र के $2 पड़े थे। सोचा कि फोन कर ले, मगर उन्हें फोन नंबर याद नहीं था। कभी भूले से भी तो उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी यह नौबत आ जाएगी। बैठे बैठे परेशान से जब रात घिराई और स्टोर भी बंद होने को आया, तो अमरनाथ की समझ में आ गया कि वह यहाँ संयोग से अकेले नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया है।
सो इस प्रकार की मनोवृत्ति को अपने ही संतान के रक्त में महसूस कर अमरनाथ जी फफक फफक कर रो पड़े। उनकी दशा और उनको रोते हुए कुछ एक लोगों ने देखा, मगर किसी ने भी उनसे रोने का कारण नहीं पूछा। वहां यह सब दृश्य आम है। ऐसे समय में स्टेसी नामक महिला स्टोर से बाहर निकली और अमरनाथ को यूं रोते आंसू बहाते देखकर उनके पास आ गई। बड़ी देर तक वह एक अनजान भारतीय बूढ़े की परेशानी जानने का प्रयत्न करती रही। जब उससे नहीं रहा गया तो वह अमरनाथ को संबोधित करते हुए बोली, हे मैन, व्हाई आर यू क्राइंग? स्टेसी के यो हमदर्दी दिखाने पर अमरनाथ पहले से और भी अधिक जोरों के साथ में रोने लगे। स्टेसी समझ गई कि इस आदमी को अंग्रेजी नहीं आ रही है, अतः वह तुरंत ही वापस स्टोर में गई और वहां से एक लड़की जो भारतीय थी और उसे स्टोर में क्लर्क का काम करे थी, उसे अपने साथ लेकर आई। बाद में उस लड़की के द्वारा बातचीत से स्टेसी को अमरनाथ के सामने आई हुई समस्त परिस्थिति की जानकारी हो सकी। चूंकि अमरनाथ को अपने लड़के और बहू के घर का न तो कोई पता मालूम था और ना ही कोई फोन नंबर याद था, इस कारण स्टेसी ने नियमानुसार पहले तो स्थानीय पुलिस को फोन किया। फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्रवाई के बाद वह अमरनाथ को अपनी निगरानी में अपने घर ले आई। घर आकर सबसे पहले तो स्टेसी ने दिन भर के भूखे अमरनाथ को खाना खिलाया, पानी पिलाया। इसके बाद उसने उनसे उनकी टूटी फूटी अंग्रेजी में अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर ली। अब अमरनाथ अमेरिकी स्त्री स्टेसी के साथ रहने लगे। स्टेसी की भी कहानी कुछ कुछ उन्हीं के समान थी। उसके भी बच्चे और पति सब थे, मगर जैसे उनमें से किसी को भी किसी से कुछ भी सरोकार ना था। स्टेसी का पति किसी दूसरी स्त्री के साथ रहता था और बच्चे भी अमेरिकन लाइफस्टाइल के अनुसार रहते थे। अपनी माँ से भूले भटके किसी त्योहार आदि पर मिल गए तो हाय हेलो कर लेते। स्टेसी का घर अच्छा बड़ा था, सो उसने एक कमरे में अमरनाथ के रहने का प्रबंध कर दिया था। अमरनाथ का मन अपने बच्चों की तरफ से न केवल उदास और दुखी हो चुका था, बल्कि एक प्रकार से पूरी तरह से टूट भी गया था। एक दिन जब अमरनाथ ने स्टेसी से भारत जाने की बात कही, तो उसने भी हवाई जहाज के टिकट का खर्चा और अन्य खर्चे की बात उनके सामने रख दी। अमेरिका आकर यूं भारत लौट जाना आसान नहीं था। स्टेसी खुद भी एक रिटायर महिला थी। किसी प्रकार सोशल सिक्योरिटी के द्वारा मिलने वाली आर्थिक मदद से अपने जीवन के दिन काट रही थी। लेकिन उसने एकदम से ही अमरनाथ का दिल नहीं तोड़ा। भारत वापस जाने के लिए एक सुझाव उसने उनके सामने रखा कि वह कहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दे, केवल हफ्ते में 2 या 3 दिन, और वह भी 2 से 4 घंटों तक कर लिया करे। फिर इस प्रकार जो भी पैसा उन्हें मिलेगा उसे वह अपने भारत लौटने के लिए जमा करते रहे। स्टेसी का सुझाव अमरनाथ की समझ में आ गया और इस नई चुनौती के लिए उन्होंने सहमति भी दे दी। स्टेसी की कोशिश से उनको एक स्टोर में काम मिल भी गया, जहां पसंद न आया हुआ सामान वापस करने वालों के सामान पर पहचान का एक स्टिकर लगाने जैसा हल्का सा काम करना था। इस प्रकार से अमरनाथ अपनी मेहनत से जब 4 पैसे खुद कमाने लगे तो उनके अंदर जीने और परेशानियों से लड़ने का साहस भी जाग गया। उन्होंने अपने काम के केवल उतने घंटे बढ़ाए जिसके अंतर्गत वह मेडिकल बीमा की सुविधा कम मासिक प्रीमियम पर प्राप्त कर पाए। इस प्रकार से अब अमरनाथ के जीवन के दिन सहज ही व्यतीत होने लगे थे। स्टेसी के मानवीय व्यवहार ने अमरनाथ का जैसे सारा दिल ही जीत लिया था। दोनों एक ही पद के राही थे। मानवता को छोड़कर उनके मध्य देश, समाज, शारीरिक और धार्मिकता जैसा कोई भी संबंध न था। दोनों एक दूसरे के हर एक सुख दुख में साथ दिया करते थे। जहां भी जाते साथ ही जाते। घर में ऊब होती तो कहीं भी घूमने निकल जाते। जो कुछ भी वे करते थे उसका ज्ञान एक दूसरे को रहता था। सो उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। इसी बीच एक दिन पुलिस की सूचना उनको मिली कि पुलिस विभाग ने उनके लड़के के घर का भी पता लगा लिया है। यदि वह चाहे
तो उनको अमेरिका लाने वाले उनके लड़के के विरोध में वह कार्रवाई कर सकते हैं, और यदि वह उनके घर जाना चाहते हैं तो कभी भी जा सकते हैं। मगर पहले से ही चोट खाए हुए अमरनाथ जी ने यह सोचकर स्पष्ट इनकार कर दिया कि जिस बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप को इस अनजान शहर में भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, उसके पास अब क्या जाना और उससे क्या रिश्ता रखना। स्टेसी के सहयोग और सहारे के बल पर आखिर अमरनाथ का सपना वापस भारत जाने का पूरा हो ही गया। भारत वापसी के टिकट के पैसों के साथ उन्होंने इतना पैसा और भी जमा कर लिया था कि जिसको वह भारतीय मुद्रा में जमा कराकर उसके हर माह मिलने वाले ब्याज से अपने जीवन के बचे हुए दिन भी आराम से बसर कर सके। यह और बात थी कि अमरनाथ को यह सब करने में पूरे 8 वर्ष लग गए थे। इन 8 वर्षों में कितने आश्चर्य की बात थी कि अमरनाथ के तीनों लड़कों में से किसी ने भी उनकी सुधि नहीं ली थी। न ही किसी ने यह जानने की कोशिश की थी कि उनका बाप जीवित है भी या नहीं। और फिर एक दिन अमरनाथ अपने देश भारत वापस जाने के लिए तैयार हो गए। स्टेसी ने उनके जाने के लिए संपूर्ण तैयारी में इस कदर रुचि ली कि जिससे लगता था कि वह उनके घर और परिवार की कोई सदस्य है। हवाई जहाज में बैठने से पहले जब अमरनाथ स्टेसी से मिले तो वह विदा करते हुए उनके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे कि एक दिन वह खुद स्टोर के बाहर बैठे रो रहे थे। हिंदुस्तान वापस आने के बाद भी अमरनाथ का संबंध स्टेसी से टेलीफोन और पत्रों के द्वारा काफी दिनों तक बना रहा था, मगर बाद में बढ़ती उम्र की थकान ने इस सिलसिले में भी थकावट भर दी थी। अब कभी कभार ही उनकी स्टेसी से बात होती थी। पत्रों का सिलसिला भी अब केवल न के बराबर ही रह गया था, लेकिन फिर भी न तो अमरनाथ स्टेसी को भूले थे और न खुद स्टेसी ने उनको अपने मानस पटल से कभी ओझल होने दिया था। विदेशी भूमि की रहने वाली स्टेसी अमरनाथ के जीवन में एक ऐसा मानवीय रिश्ता लेकर आई थी जिसने उनके जीवन में न केवल उदास तन्हाइयों को दूर किया था, बल्कि अपने मानवीय प्रेम की वह छाप भी उनके जीवन में स्थापित कर दी थी, जिसका प्रभाव उनके जीवन की अंतिम सांसों तक सदैव बना रहेगा। अपने अतीत को सोचते सोचते अमरनाथ की बूढ़ी और जीवन से थकी धुंधली आंखों में जब फिर से आंसू भर आए तो उन्होंने स्टेसी के पत्र को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर तक वह इसी मुद्रा में बने रहे। फिर उन्होंने पत्र को आगे पढ़ना शुरू किया, जहां पर स्टेसी ने आगे लिखा था, मेरी मृत्यु की खबर सुनकर इतना दुखी मत हो जाना कि खुद को भी इस उम्र में ना संभाल सको। मृत्यु तो जीवन का ही एक हिस्सा है। कोई भी जन इसको पूरे किए बिना मानव जीवन की यात्रा का सफर पूरा कर सकता है क्या? अपना ध्यान रखना, खुद को संभालना, अपने बच्चों की अब ज्यादा चिंता करके खुद को हर समय रुलाने की गलाने की कोशिश भी मत करना। सोच लेना कि जो मिल गया वह अपना था और जो खो गया वह अपना था ही नहीं। जीवन की यही अंतिम सीख देकर मैं जा रही हूँ। मेरा ख्याल है कि इससे तुमको काफी संतोष और संबल प्राप्त हो सकेगा। अमरनाथ ने पत्र को समाप्त किया तो वह फिर से ख्यालों में डूब गए। सोचने लगे अपने जीवन के उन जिए हुए हिस्सों के बारे में जिसमें उनकी पत्नी, संतान, रिश्तेदारों और तमाम मित्रों के साथ साथ एक विदेशी स्त्री के रूप में स्टेसी भी अपना वह रूप और व्यवहार लेकर आई थी जो कि विदेश में रहने के दौरान उनके कठिन दिनों में उनका एक रहनुमा साबित हुई थी, उनका आश्रय स्थली साबित हुई थी। कितना बड़ा अंतर था उनकी खुद की संतान और स्टेसी में। अपनी औलाद जिनको उन्होंने न केवल जन्म दिया था बल्कि उनके पालन पोषण में भी कभी कोई कमी न होने दी थी, उन्हें इस काबिल बनाया था कि वे सिर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ होने पर भी कितने आश्चर्य की बात थी कि उनकी अपनी संतान कैसे उनके शरीर पर यह लेबल लगाकर चली गई कि उनका उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है। और वह कौन थी कि जिसने कोई भी रिश्ता नाता न होते हुए भी यह साबित कर दिया कि उसका उनसे कोई संबंध न होने पर भी एक ऐसा रिश्ता है जिसका केवल एक ही नाम है, मानवता। ऐसी मानवता
जिसमें केवल एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की क्षमता और मानवीय प्रेम के वे अंकुर होते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए केवल अपनत्व, प्रेम और सहानुभूति की ही आवश्यकता होती है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।